नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और प्रथम लीगल के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग ट्रस्ट की बात करेंगे। ट्रस्ट का हिंदी में मतलब होता है भरोसा। ट्रस्ट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट। अब पब्लिक ट्रस्ट भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक रिलीजियस ट्रस्ट और एक चैरिटेबल ट्रस्ट। आइए सबसे पहले समझते हैं प्राइवेट ट्रस्ट क्या होता है। एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, उनके पास बहुत संपत्ति है, बहुत प्रॉपर्टी है और आजकल बीमार रहती हैं। उनको इस बात का डर सता रहा है कि पता नहीं मेरे जाने के बाद राहुल गांधी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसको संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे, या हो सकता है कि राहुल गांधी अभी बच्चे हैं, उतने मैच्योर हुए नहीं हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ को जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को मैनेज करने के लिए दे दिया जाए जो कि इस प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करे और यहाँ से जो कुछ मुनाफा होता है, इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, उस बेनिफिट्स को राहुल गांधी को पास ऑन कर दे। लेकिन वह जो व्यक्ति जिसको इन लोगों ने नियुक्त किया होगा वह केवल और केवल प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करे, उस पर उसका ऑनरशिप नहीं हो। ऑनरशिप राहुल गांधी का ही रहे, लेकिन वह ऑनरशिप तब तक राहुल गांधी को नहीं मिले जब तक कि राहुल पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो जाते हैं, वयस्क नहीं हो जाते हैं, या एक जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर देते हैं। तब सोनिया ने क्या किया कि अपने कुछ दोस्तों के पास गई जिनको लगा कि भाई इन पे मैं भरोसा कर सकती हूँ, और उन्होंने उसके सामने यह प्रस्ताव रखा। दोस्तों ने कहा ठीक है, आप मेरी दोस्त हैं, आपके लिए कुछ भी करेंगे और आप जैसे आपको ठीक लगता है आप कर लीजिए। फिर सोनिया ने सोचा कि यार प्रॉपर्टी तो इनको मैनेज करने के लिए दे दूंगी, लेकिन क्या पता कहीं मेरे जाने के बाद ये लोग भरोसेमंद रहे न रहे, हो सकता है इनके मन में लालच आ जाए, हो सकता है कि ये प्रॉपर्टीज़ को मिसमैनेजमेंट कर दें उसका, हो सकता है कि राहुल को ही बाहर कर दें। तो फिर सोनिया ने सोचा कि इसका तरीका ये है कि भरोसा तो मैं करती हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद ये लोग मेरे हिसाब से ही काम करते रहें और राहुल गांधी के बेनिफिट के लिए ही काम करते रहें। उसके लिए सोनिया ने क्या किया कि जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ट्रस्ट में डाली वह कैसे चलेगी, उसके नियम कानून क्या होंगे, ट्रस्टीज़ के क्या अधिकार होंगे, उनके दायित्व तो क्या होंगे, राहुल गांधी को प्रॉपर्टीज़ कैसे मिलेगी, वो सारे नियम कानून उन्होंने एक एग्रीमेंट बना करके, एक डीड बना करके उसमें तय कर दिया और उस एग्रीमेंट से सभी ट्रस्टीज़ को बांध दिया कि ट्रस्टी उस एग्रीमेंट के अलावा या कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो उस एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है कि ट्रस्टीज़ को सबसे पहले भरोसे में लिया, उनके साथ यह बात कर ली कि आप मेरे बाद, मुझे इस तरह की चिंता है, मैं बीमार रहती हूँ, राहुल गांधी अभी उस तरीके से मैच्योर नहीं हैं, तो मेरे बाद आप उसका ख्याल रखेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बनाई हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को या जो हमारे पूर्वजों ने बनाई है उन प्रॉपर्टीज़ को आप मैनेज करेंगे और केवल इसका जो बेनिफिट है वो राहुल गांधी को ही आप देंगे। उसके जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो लोग कैसे चलाएंगे ट्रस्टीज, उसको भी इन्होंने राइटिंग में रिड्यूस कर लिया, मतलब एक एग्रीमेंट बना लिया, एक डीड बना लिया, उसका कंसेंट भी ले लिया। अब सोनिया इस एग्रीमेंट को, उस डीड को और पक्का करना चाहती हैं कि भाई किसी गवर्नमेंट एजेंसी का मुहर लग जाए कि बाद में ये लोग उस टर्म से बैकआउट नहीं कर जाएं, और अगर बैकआउट करते भी हैं तो एग्रीमेंट पे किसी गवर्नमेंट एजेंसी का साइन रहेगा, सील रहेगा, तो कोर्ट ऑफ लॉ में उसको प्रूफ करना इजी रहेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ करने से कि इन लोगों ने जो एक्टिविटीज़ की हैं वह बियॉन्ड पावर जा कर के की है। तो यहाँ पे उसके लिए सोनिया गांधी जी के लिए एक सोल्यूशन है कि उन्होंने एक ट्रस्ट डीड बनाई, उस पर अपने भरोसेमंद लोगों को ट्रस्टी बनाया, राहुल गांधी को बेनिफिशियरी बनाया, उस ट्रस्ट के नाम से कुछ प्रॉपर्टीज़ कर दी, मतलब उस ट्रस्ट में उन्होंने कुछ पैसे, कुछ प्रॉपर्टी जो भी उनको डालना है वो डाल दिया, और उस डीड को उन्होंने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जा कर के रजिस्टर कर लिया। यहाँ पे इनकी ट्रस्ट रजिस्टर हो गई, ट्रस्ट बन गई है। यह निजी ट्रस्ट का उदाहरण है। निजी ट्रस्ट में मोटा मोटी बात यह है कि जो लोग इसको बनाते हैं वो लोग अपने परिवार या अपने कुछ करीबी लोगों के बेनिफिट के लिए इस तरह के ट्रस्ट को बनाते हैं, और उसमें वो अपनी प्रॉपर्टीज या अपने किसी असेट को मैनेज करने का राइट या उसको कंट्रोल करने का राइट एक ट्रस्टी को देते हैं या कई सारे ट्रस्टीज़ को देते हैं। जो ट्रस्टी जो बेनिफिशियरी होते हैं, जो कि बेनिफिशियरी इस केस में राहुल गांधी थे,
तो उसके लिए, उसके बेनिफिट के लिए उस सारे असेट्स को मैनेज करते हैं। वहाँ से अगर कुछ इनकम होती है तो उस इनकम को वापस से बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए ही खर्च किया जाता है, उसके खाते में डाल दिया जाता है। यह एक निजी ट्रस्ट का उदाहरण था। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट का। पब्लिक ट्रस्ट के बारे में भी समझते हैं। पब्लिक ट्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, रिलीजियस और चैरिटेबल। अब रिलीजियस ट्रस्ट की सबसे पहले बात करते हैं। रिलीजियस ट्रस्ट के उदाहरण के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। राम जन्मभूमि विवाद पे, अयोध्या विवाद पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे राम का जन्म हुआ था और वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। कोर्ट का फैसला आने के बाद मोदी जी ने और जो सरकारें थी उन सब लोगों ने मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो कोर्ट ने ही तय कर दिया था कि एक ट्रस्ट बनेगा और उस ट्रस्ट के माध्यम से मंदिर बनेगा, तो कोर्ट ने वो प्रक्रिया तय कर दी। अब मोदी जी की सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया और उस ट्रस्ट में उन्होंने कई सारे जो बड़े बड़े लोग थे उन लोगों को ट्रस्टी बनाया। अब राम मंदिर निर्माण का जो ट्रस्ट है वो एक रिलीजियस ट्रस्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि यह किसी एक खास धर्म के लोगों के लिए बनाया गया है। राम मंदिर निर्माण का जो ट्रस्ट है उसको पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं कहेंगे, यह रिलीजियस ट्रस्ट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें दूसरे धर्म के लोगों के कोई जग के लिए कोई जगह नहीं है। आप देखेंगे भी जो ट्रस्ट में जो ट्रस्टीज हैं उसमें केवल और केवल हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उन्हीं को ट्रस्टी बनाया गया है, और गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह हैं उसमें, जब गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके एम्प्लॉइज़ हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, उन लोगों को ट्रस्टी बनाया गया है। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी मोहल्ले में रहते हैं और आपका यह मन करता है कि मोहल्ले में एक मंदिर बनना चाहिए। चूँकि मंदिर नहीं है, महिलाओं को पूजा करने में दिक्कत होती है, पुरुषों को भी पूजा करने में दिक्कत होती है, तो आपने यह फैसला किया कि मोहल्ले में एक मंदिर होना चाहिए। अब उस मंदिर के लिए आपने क्या किया कि उस मंदिर के निर्माण में खर्च होना है, तो कुछ लोगों से पैसा भी आपने चंदा इकट्ठा करने की सोची। आपने अपनी तरफ से भी 10,000 या 11,000 रुपये का दान दिया और आपने 10-20 लोगों को और इकट्ठा करके एक दान इकट्ठा करने के लिए एक संस्था खड़ी की, मतलब एक ट्रस्ट बनाया। अब उस ट्रस्ट में आपने क्या किया कि सबसे पहले तो उस ट्रस्ट में पैसा आएगा, लोग उसमें दान देंगे, उस दान के पैसे का सही से इस्तेमाल करके मंदिर बनाया जाएगा। अब उस दान के पैसे का सही से इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, साथ में उस दान के पैसे को खर्च कौन करेगा, उस दान को कलेक्ट कौन करेगा, उसके लिए आपने 5-7 लोगों को मिल करके एक ट्रस्टी बना दिया, जिन ट्रस्टी की जिम्मेदारी तय की कि ये लोग मोहल्ले के लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे। पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा तो ज़मीन चिन्हित करेंगे, वहाँ पे मंदिर निर्माण के लिए कंस्ट्रक्शन का जो इक्विपमेंट वगैरह होता है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह होता है उसको लाएंगे, मंदिर बनवाएंगे। मंदिर जब तैयार हो जाएगा उसके बाद उस मंदिर को मैनेज करने का काम, जैसे उसमें पुजारी कौन होंगे, मंदिर में जो दान आएगा, चढ़ावा आएगा, उस चढ़ावे को कैसे खर्च किया जाएगा, किस मद में खर्च किया जाएगा, उस सारी गतिविधियों को हैंडल करने के लिए जो ट्रस्टी होंगे उन ट्रस्टियों को आप लोगों ने जिम्मेदार कर दिया, उनको आपने नियुक्त कर दिया। तो अगर इस तरह के काम के लिए आपने कोई ट्रस्ट बनाई, आप मंदिर बनाना चाहते हैं तो आपने एक संस्था बनाई, एक डीड बनाया, उस डीड में आपने 4-5 लोगों को ट्रस्टी बनाया और फिर उस डीड को जा कर के आपने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर कर लिया, फिर उसका पैन कार्ड लिया, बैंक खाता खुलवाया, लोगों से दान आपने उसी ट्रस्ट के बैंक खाते में लिया और जो खर्च करना था मंदिर निर्माण के लिए वो खर्च भी आपने उसी खाते से किया। तो इस तरह की जो संस्था होगी इसको रिलीजियस ट्रस्ट बोलते हैं। अब आ जाइए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का भी मतलब समझते हैं। सब कुछ ऐसा ही था, समाज सेवा का आपका मन है, आप समाज सेवा में रुचि रखते हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं समाज सेवा में, और आपने सोचा कि चलो अब कुछ ना समाज की सेवा के लिए काम किया जाए, समाज के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिसमें किसी धर्म का कोई लेना देना ना हो, लोग इसको धर्म के साथ न जोड़ें। मतलब ना तो हम मंदिर बनाएंगे, ना मस्जिद बनाएंगे, ना गिरजाघर बनाएंगे, मतलब धर्म से कोई लेना देना ही नहीं रखेंगे, और ऐसे कोई संस्था बनाएंगे, ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें कि लोग बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी लोग आकर के उसका फायदा उठा सके। जैसे आपने कोई हॉस्पिटल बनाने का सोचा, पटना में महावीर कैंसर संस्थान उदाहरण है, टाटा के जो हॉस्पिटल्स वगैरह चलते हैं उदाहरण है। तो आपने इस तरह से कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई कॉलेज
इस तरह की कोई संस्था बनानी चाहिए, और उसके लिए आपने एक संस्था बनाई, एक डीड बनाया, 4-5 लोगों को ट्रस्टी बनाया। उस संस्था में आपने लोगों से अपना भी कुछ चंदा दिया और लोगों से चंदा इकट्ठा किया, और उस चंदे के पैसे से आपने एक हॉस्पिटल बनाया। अब हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें कुछ ना कुछ आमदनी आएगी, तो उस आमदनी को प्लस उस जो खर्चे हैं, मतलब हॉस्पिटल की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को मैनेज करने के लिए जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं या जो ट्रस्टीज हैं वो लोग जिम्मेदार होंगे, वही लोग उसको मैनेज करेंगे, हॉस्पिटल बनने से पहले भी और उसके बाद भी। तो इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं वह पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का एक उदाहरण है। अब एक सवाल बनता है कि एनजीओ क्या होता है, मतलब एनजीओ के लिए कौन से टाइप का ट्रस्ट को सुटेबल माना जाता है। देखिए, जो निजी ट्रस्ट है, जो प्राइवेट ट्रस्ट है, मतलब सोनिया गांधी ने जो ट्रस्ट बनाया था राहुल गांधी जी के बेनिफिट के लिए, वह ट्रस्ट एनजीओ नहीं माना जाएगा। उसमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स वगैरह भी जो 80G और 12A में मिलता है, वह उस ट्रस्ट में कुछ नहीं मिलेगा उनको। और वह ट्रस्ट अगर कुछ आमदनी करता है, जो उन्होंने असेट मैनेज करने के लिए डाला हुआ है ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट से अगर कुछ आमदनी होती है, कुछ इंटरेस्ट आता है, कुछ शेयर्स वगैरह का डिविडेंड आता है, या कोई और आमदनी आती है, किराया वगैरह आता है, अगर फ्लैट और घर वगैरह है तो उस आमदनी पे जैसे बाकी लोगों को टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है, वैसे उस ट्रस्ट को भी वह टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है, जो आपके मोहल्ले में जो मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाया गया है, जो कि रिलीजियस ट्रस्ट है, वह एनजीओ की कैटेगरी में आएगा। और जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो कि आपने हॉस्पिटल या स्कूल कॉलेज वगैरह खोलने के लिए बनाया था, वह भी एनजीओ की कैटेगरी में आएगा। और जो टैक्स के बेनिफिट्स हैं, मतलब इनकम टैक्स में 80G और 12A के जो बेनिफिट्स जो सोनिया गांधी की ट्रस्ट को अवेलेबल नहीं थे, वो सारे बेनिफिट्स रिलीजियस ट्रस्ट में और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को अवेलेबल होंगे। इनको रजिस्ट्रेशन 80G 12A में ले सकते हैं और लेना पड़ेगा अगर उनको बेनिफिट चाहिए तो। लेकिन सोनिया गांधी जी का जो ट्रस्ट है, इस उदाहरण में जो मैंने बताया है, अब कांग्रेस के सपोर्टर लोग नाराज ना हो जाएं कि मैंने उनका उदाहरण दिया है, तो उनका ट्रस्ट अगर अप्लाई भी करना चाहे 80G और 12A में बेनिफिट के लिए, तो उनके ट्रस्ट को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा और उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये तीनों के बीच में मोटा मोटी पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट के बीच में, और पब्लिक ट्रस्ट में जो रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन तीनों के बीच का एक मोटा मोटी डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको अपने ट्रस्ट का नाम सोचना है और उसका एड्रेस कहाँ रहेगा, रजिस्टर्ड पता कहाँ रहेगा, यह डिसाइड करना है। फिर जब आपने नाम और रजिस्टर्ड पता आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको ट्रस्टीज़ कौन कौन होंगे, कुछ लोग आपको ढूंढने हैं, कम से कम 2 लोग, ज़्यादा लोग भी ढूंढ सकते हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं, जिनको कि आप अपने ट्रस्ट में, चाहे आपका वो पब्लिक ट्रस्ट हो या प्राइवेट ट्रस्ट हो, उसमें आप ट्रस्टी बनाएंगे। तो लोगों को आइडेंटिफाई करना है, उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं? आजकल रजिस्ट्री ऑफिस में बिना आधार कार्ड का कोई काम होता नहीं है, तो आधार कार्ड तो मस्ट है, साथ में पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये तीनों चीज़ें कलेक्ट करनी है। और जो आपके ट्रस्ट का रजिस्टर्ड पता है, उस पते के लिए कोई एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट, जिसमें कि बिजली का बिल, या अगर किसी और के नाम से वो पता है तो जो भी लैंडलॉर्ड है जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी है, उसका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि यहाँ पे ट्रस्ट का रजिस्टर्ड पता रहेगा और मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उससे। फिर जब आपने नाम डिसाइड कर लिया, रजिस्टर्ड पता डिसाइड कर लिया, ट्रस्टीज आपने फाइनल कर लिए, ट्रस्टीज के डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट कर लिए, फिर आपको ऑब्जेक्टिव ट्रस्ट किस डायरेक्शन में काम करेगी। कोई प्राइवेट ट्रस्ट है, मतलब आप अपने बाल बच्चों के बेनिफिट के लिए, प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए उस ट्रस्ट को बनाना चाहते हैं, या आपका ऑब्जेक्ट रिलीजियस है, आप कोई मंदिर बनाना चाहते हैं, कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, या कोई गिरजाघर बनाना चाहते हैं, कोई रिलीजियस एक्टिविटी करना चाहते हैं, या आपका ऑब्जेक्ट चैरिटेबल है, मतलब आप कोई हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, कोई स्कूल खोलना चाहते हैं, कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपको डिसाइड करना है। फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उनको भी फाइनल करना है, यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह भी मोटा मोटी आपने आइडिया ले लिया कि इस तरह के रूल्स मुझे अपने ट्रस्ट में रखने हैं, फिर आपको एक ट्रस्ट डीड बनाना है। ट्रस्ट डीड बनाने के लिए मेरी ये सलाह होगी कि आप किसी प्रोफेशनल की, जो कि लीगल प्रोफेशनल्स हैं,
मतलब कि कोई लॉयर है, कोई कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। वह आपको प्रोफेशनल तरीके से ट्रस्ट की डीड ड्राफ्ट करने में हेल्प करेंगे। और जब आपने ट्रस्ट डीड भी फाइनल कर ली, उसके बाद आपको उस ट्रस्ट डीड का प्रिंट लेना है स्टाम्प पेपर पे। अब कितने का स्टाम्प पेपर लगेगा यह डिपेंड करता है कि आपने अपने ट्रस्ट में कितने की प्रॉपर्टी डाली है। मतलब ट्रस्ट जो आपने फॉर्म किया है उसमें इनिशियल प्रॉपर्टी या इनिशियल कैश आपने कितना डाला है। आप मिनिमम 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं और अपर कोई लिमिट है नहीं, आप कुछ भी डाल सकते हैं उसमें। मतलब कि मुकेश अंबानी अगर चाहें तो अपनी पूरी की पूरी दौलत किसी एक ट्रस्ट में डाल करके आकाश अंबानी और नीता अंबानी वगैरह के लिए छोड़ सकते हैं। उसी तरीके से अगर सोनिया गांधी चाहें तो जो पूरा उनका नेशनल हेराल्ड है और मारुति वगैरह में उनके जो शेयर्स हैं सबको और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको सबको एक ट्रस्ट में डाल करके राहुल और प्रियंका को उसका बेनिफिशियरी बना सकते हैं और अपने करीबी लोगों को उस बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए काम करने के लिए उस ट्रस्ट का ट्रस्टी बना सकते हैं। तो अपर कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट 1000 रुपये की प्रॉपर्टी या 1000 रुपये कैश आपको मिनिमम डालना पड़ेगा। उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से, मतलब जो आपने एसेट ट्रस्ट में डाला है उसकी वैल्यू के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा। और यह स्टेट टू स्टेट वेरी भी करता है। हो सकता है कि बिहार में कुछ और रेट हो, दिल्ली में कुछ और रेट हो, महाराष्ट्र में कुछ और आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करना। जनरली ट्रस्ट डीड का 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे उसका प्रिंट निकाला जाता है, लेकिन यह स्टेट पे और आपकी प्रॉपर्टी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। मैं सलाह दूंगा कि आप अपने लीगल प्रोफेशनल से, जिससे भी आप मदद दे रहे हैं ट्रस्ट के को फॉर्म करने के लिए, उससे आप सलाह ले लें कि कितने रुपये का स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करना है। फिर अब जब आपने स्टाम्प पेपर पे उस डीड का प्रिंट आउट ले लिया है, फिर आपको 2 विटनेसेस चाहिए और उस डीड को आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रेजेंट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। विटनेसेस के साथ ट्रस्टीज भी प्रेजेंट होंगे और आप जो ट्रस्ट बना रहा है उसको सेटलर कहते हैं, तो आपका भी फिजिकल प्रेजेंस होना वहाँ पे ज़रूरी है। अब सब रजिस्ट्रार ऑफिस क्या है? आसान भाषा में सब रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का सेल परचेज का रजिस्ट्री होता है, मतलब आसान भाषा में रजिस्ट्री ऑफिस कह लीजिए, उसी को सब रजिस्ट्रार ऑफिस कहते हैं। आपको अपनी ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपने एरिया के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में ही जाना पड़ेगा। मतलब आपके एरिया में जो रजिस्ट्री ऑफिस है वहीं आपको जाना पड़ेगा। अब आपने रजिस्ट्री अपने डीड का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद 4-5 दिनों के बाद जब आपको उसकी कॉपी मिलेगी, फिर आपको अपने ट्रस्ट का पैन कार्ड अप्लाई करना है। पैन कार्ड आने के बाद उसका बैंक खाता खुलवाना है और आपकी जो एक्टिविटी है उसमें आप अपना जो प्रॉपर्टी आपने बोला था या जो आपने कैश उसमें डाला था उस बैंक खाते में आप पैसा डाल करके आपकी जो एक्टिविटी है वो आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको ATG और 12A का रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फॉरेन से भी कुछ डोनेशन मिलने की उम्मीद है तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है इसके बारे में आज के वीडियो में नहीं, लेकिन किसी और वीडियो में एक अलग से वीडियो करेंगे उसमें बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन नीचे है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जब कभी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या होता है उसके डिटेल्स के बारे में जब मैं वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब वापस से आते हैं ट्रस्ट पे। प्राइवेट ट्रस्ट अगर आपका है तो आप ATG 12A के लिए अप्लाई करने का कोई फ़ायदा है नहीं, आप एप्लीकेशन फाइल भी करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका पब्लिक ट्रस्ट है, मतलब कि रिलीजियस ट्रस्ट है या चैरिटेबल ट्रस्ट है, तब आप ATG 12A अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पैन कार्ड और बैंक खाता आपको सभी प्रकार के ट्रस्ट में ओपन करवाना है। अब ये तो मोटा मोटी रजिस्ट्रेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं टाइम कितना लगता है। जनरली देखा गया है कि ट्रस्ट में 5 से 7 दिनों का टाइम लगता है रजिस्ट्रेशन होकर पूरा होकर के आने में। हाँ, पेपर्स इकट्ठे मतलब आधार कार्ड इकट्ठा करने के लिए ट्रस्ट डीड वगैरह को फाइल करने का जो टाइम है वह अलग से आपको लेना पड़ेगा। ये 5-7 दिन का टाइम तब से लगेगा जब आपने डीड अपना फाइल कर लिया है और जिस दिन आपने रजिस्ट्रार के यहाँ ट्रस्ट डीड को रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेजेंट कर दिया उसके बाद से। पैन कार्ड आने में करीब 10 से 12 दिनों का टाइम लगेगा और बैंक खाता खुलवाने में 5 से 7 दिनों का टाइम लगेगा। खर्चा कितना होगा रजिस्ट्रेशन करने में? स्टाम्प ड्यूटी मिनिमम 100 रुपये और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू पे और आपने कितने रुपए से ट्रस्ट बनाया है उस पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है। सभी राज्यों में रजिस्ट्री ऑफिस की कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होती है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे 1100 रुपीज़ की फ़ीस है। दूसरे राज्यों में अलग अलग फ़ीस हो सकती है, लेकिन मोटा मोटी इसी रेंज में रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रहेगी।
अगर आपने ट्रस्ट डीड ड्राफ्टिंग के लिए किसी लॉयर या किसी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल या किसी कंपनी सेक्रेटरी ने प्रैक्टिस की मदद ली है तो उनकी जो फीस होगी वो अलग से, जो कि आपको 5,000 रुपये से लेकर के 50,000 लाख रुपए तक कुछ भी देना पड़ सकता है। वो प्रोफेशनल की क्वालिटी और आप किस तरह का काम चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। अगर आपके पास विटनेसेज हैं तो बहुत अच्छी बात है, विटनेसेज को रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रेजेंट होना पड़ेगा, मतलब उनको टाइम निकालना पड़ेगा पूरे दिन का। लेकिन अगर आपके पास विटनेसेस नहीं हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस में कई सारे लोग होते हैं जो कि विटनेस बनने का काम करते हैं, तो आप वहीं पे जाएंगे तो आपको विटनेस वहीं पे मिल जाएंगे। उसके लिए आपको 2-3 हज़ार रुपये का और खर्चा करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी यही खर्चा है ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का। अब एक और जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं उसमें। इंडियन ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1882 केवल और केवल प्राइवेट ट्रस्ट पे एप्लीकेबल होता है। मतलब बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इंडियन ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1882 के अंतर्गत में होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1882 केवल और केवल प्राइवेट ट्रस्ट पे एप्लीकेबल होता है और प्राइवेट ट्रस्ट ही इंडियन ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1882 के प्रोविजंस के हिसाब से चलते हैं। अब बात उठती है कि पब्लिक और जो रिलीजियस ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है भाई। रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 पे उस प्रोविजन में होता है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के प्रोविजंस रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। यह लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, मैंने सोचा कि इस वीडियो में क्लियर कर दूं। अब जब हम लोगों ने ट्रस्ट क्या होता है, कितने प्रकार का ट्रस्ट होता है, उसके रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस हैं, कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा होता है, सब कुछ लगभग इस वीडियो में जान लिया है। तो एक जो कि अंतिम पॉइंट है ट्रस्ट से रिलेटेड, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि आपने ट्रस्ट बना तो लिया, अब क्या करना होगा। ट्रस्ट बनाने के बाद आपको सबसे पहले अपने ट्रस्ट का पैन कार्ड अप्लाई करना है, बैंक खाता खुलवाना। अगर आप चाहते हैं इनकम टैक्स एक्ट में बेनिफिट लेना, मतलब आप डोनेशन एक्सेप्ट करना चाहते हैं और उस डोनेशन के बदले में आप अपने डोनर्स को एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, तो आपको ATG और 12A का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। ATG का रजिस्ट्रेशन बेसिकली 12A तो तब होगा जब आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना चाहते हैं। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ट्रस्ट में फॉरेन सोर्सेज से भी डोनेशन आ सकता है, मतलब जो NRI लोग हैं या फॉरेनर हैं, विदेशों से आपके पास डोनेशन आ सकता है, तब आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब तक वो रजिस्ट्रेशन रहेगा नहीं तब तक आप किसी फॉरेन सोर्स से आप अपने ट्रस्ट में डोनेशन नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी आपको कोई भी सिंगल डोनेशन एक्सेप्ट करने से पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। फिर जब ये सब रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया है, इसके बाद आपको कंप्लायंसेस की अगर बात करूं तो एनुअली आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वगैरह आपको प्रिपेयर करना है। डोनर्स की लिस्ट आपको मेंटेन करनी है। अगर आप ATG और 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रजिस्टर्ड हैं और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में भी अगर आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, तो आपको अपने खातों की जांच एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से करानी है, मतलब उससे आपको ऑडिट कराना है और हर साल ऑडिट रिपोर्ट लेना है अपने बैलेंस शीट पे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। और अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड हैं तो आपको हर साल एक FCRA का रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है, जिसमें कि आप अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अपनी ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट के साथ साथ जो आपने कहाँ से किस सोर्स से कितनी डोनेशंस ली है उसका डिटेल भी आपको देना पड़ता है। आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भी अपने ट्रस्ट का फाइल करना पड़ता है। तो बेसिकली यही कंप्लायंसेस हैं ट्रस्ट के। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ट्रस्ट के बारे में अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ट्रस्ट से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ स्पेसिफिक सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं कमेंट में आपको रिस्पॉन्स करूंगा। अगर
आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे इसको शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कीजिए और उसके बगल में नोटिफिकेशन वाला भी बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की जब भी कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपका।